नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सैलरी स्लिप का वो स्ट्रक्चर जिसे आप बरसों से देखते आ रहे हैं वो एक ही दिन में पूरी तरह बदल सकता है? क्या आप जानते हैं कि एक नया कानून आपके रिटायरमेंट के पैसे को दुगना कर सकता है, लेकिन शायद आपके मंथली टेक होम कैश को कम भी कर सकता है? नवंबर 21, 2025 ये तारीख भारत के कॉर्पोरेट और एम्प्लॉयमेंट इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो सिर्फ कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर और हर एक प्रोफेशनल की जिंदगी को सीधे तौर पर अफेक्ट करेगा। ये विषय है भारत के नए लेबर कोड्स के तहत वेजेस यानी वेतन की नई यूनिफाइड परिभाषा। सदियों से चली आ रही अलग अलग कानूनों की उलझन अब खत्म होने वाली है और एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम हमारे सामने आने वाला है। इसका मकसद सिर्फ कानूनी कंप्लायंस नहीं बल्कि हर एम्प्लॉय के लिए एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार करना है। आज हम इस टॉपिक की गहराई में जाएंगे बिना किसी लीगल जार्गन के बोझ के और समझेंगे कि ये नया सिस्टम आपके भविष्य को कैसे सुरक्षित बनाने वाला है। भारत में एम्प्लॉयमेंट लॉज का एक लंबा इतिहास रहा है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से लेकर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 तक हमारे पास 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉज थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हर कानून में वेजेस की डेफिनेशन अलग थी। प्रोविडेंट फंड के लिए वेजेस कुछ और थे, ग्रेचुइटी के लिए कुछ और ईएसआई के लिए कुछ और। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर अक्सर सैलरी स्ट्रक्चर्स को ऐसे डिजाइन किया जाता था कि बेसिक पे को कम रखा जाए और अलाउंसेस को बढ़ा दिया जाए ताकि स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज कम हो। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। सरकार ने इन 29 कानूनों को मर्ज करके 4 नए कोड्स बनाए हैं। द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इन चारों कोड्स को नींव एक ही डेफिनेशन पर टिकी है, वेजेस। ये एक यूनिफाइड डेफिनेशन है जो पूरे देश में हर इंडस्ट्री में एक समान लागू होगी। इसका सीधा असर आपके पीएफ, आपकी ग्रेचुइटी और आपके इन हैंड सैलरी पर पड़ेगा। आइए इस नई डेफिनेशन को एक कहानी की तरह समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। नए कानून के मुताबिक वेजेस का कैलकुलेशन अब एक सिंपल फॉर्मूला पर आधारित है जिसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इंक्लूजन्स जो शामिल हैं, एक्सक्लूजन्स जो बाहर हैं और प्रोविजोज जो शर्तें हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूजन्स की। 3 चीजें ऐसी हैं जो अब हमेशा आपके वेजेस का हिस्सा मानी जाएंगी, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस। ये 3 कंपोनेंट्स आपकी सैलरी का वो बेडरॉक है, वो नींव है जिसे कोई हिला नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीनों मिलकर आपका कोर वेज बनाते हैं। अब आते हैं एक्सक्लूजन्स पर। कानून ने 11 ऐसे कंपोनेंट्स की लिस्ट दी है जो आमतौर पर वेजेस माने नहीं जाएंगे। इनमें शामिल हैं हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, कन्वेयंस अलाउंस, बोनस जो स्टैट्यूटरी हो, हाउस अकोमोडेशन की वैल्यू, ओवरटाइम अलाउंस, कमीशन, ग्रेचुइटी और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। सुनने में ये वैसा ही लगता है जैसा अभी तक होता आया है ना, कि अलाउंसेस को वेजेस से बाहर रखो और पीएफ बचाओ। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा नियम जो गेम चेंजर साबित होगा। इसे हम कहते हैं 50% रूल या फर्स्ट प्रोविजो। ये नियम कहता है कि अगर आपके टोटल एक्सक्लूजन्स जैसे कि एचआरए, बोनस, कन्वेयंस, कमीशन वगैरह आपके टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक्सेस अमाउंट यानी वो एक्स्ट्रा पैसा वापस वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना सकती जिसमें बेसिक पे सिर्फ 20% या 30% हो और बाकी सब अलाउंसेस हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक एम्प्लॉय है अंजलि। अंजलि की टोटल मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है। उसका बेसिक पे और डीए मिलकर 40,000 रुपए बनते हैं, लेकिन उसके अलाउंसेस, एचआरए, कन्वेयंस और बोनस मिलकर 60,000 रुपए है। पुराने नियम के हिसाब से उसका पीएफ सिर्फ 40,000 पर कटता, लेकिन नए 50% रूल के तहत सरकार देखेगी कि उसके अलाउंसेस 60,000 हैं, जो कि टोटल सैलरी 1 लाख के 50% यानी 50,000 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 10,000 रुपए ज्यादा। तो अब ये 10,000 रुपए उसके बेसिक पे में डीम कर लिए जाएंगे यानी मान लिए जाएंगे। अंजलि का नया वेज कैलकुलेशन के लिए 40,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपए होगा। इस कैलकुलेशन का असर क्या होगा? सीधा असर यह है कि अंजलि का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और ग्रेचुइटी कैलकुलेशन अब 50,000 रुपए पर होगा। इससे उसकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स, उसका रिटायरमेंट फंड और उसकी सोशल सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ये एक बहुत ही पावरफुल कदम है एम्प्लॉइज के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हाँ, इसका एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये हो सकता है कि क्योंकि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है तो महीने के अंत में मिलने वाली टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन अगर हम ब्रॉड पिक्चर देखें तो ये पैसा कहीं जा नहीं रहा, यह आपके ही भविष्य के लिए सुरक्षित हो रहा है। इस डेफिनेशन में एक और बेहद खूबसूरत और एनकरेजिंग एस्पेक्ट है जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाता है। यह है जेंडर पैरिटी यानी लिंग समानता के लिए वेजेस की परिभाषा। कानून कहता है कि जब बात इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स की हो या समय पर वेतन देने की हो तो डेफिनेशन बदल जाएगी। इन स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए एचआरए, कन्वेयंस और ओवरटाइम को भी वेजेस का हिस्सा माना जाएगा। इसका लॉजिक बहुत ही थॉटफुल है। सोचिए अगर एक कंपनी एक पुरुष और एक महिला को सेम काम के लिए रखती है, वो दोनों को बेसिक पे तो सेम देते हैं लेकिन पुरुष को कन्वेयंस अलाउंस के नाम पर ज्यादा पैसे देते हैं। अगर पुरानी डेफिनेशन होती तो ये पकड़ में नहीं आता, लेकिन नई डेफिनेशन के मुताबिक जब हम डिस्क्रिमिनेशन चेक करेंगे तो हम एचआरए और कन्वेयंस को भी जोड़कर देखेंगे। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अलाउंसेस की आड़ में किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। ये कानून सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये डिग्निटी और इक्वालिटी के बारे में है। एक
एक और महत्वपूर्ण पहलू है रेम्यूनरेशन इन काइंड, यानी वस्तु के रूप में वेतन। कई बार कंपनीज एम्प्लॉइज को कैश के बदले सुविधाएं देती हैं, जैसे महंगे फ्लैट, गाड़ी या मील कूपन। नया कानून कहता है कि इन सुविधाओं की वैल्यू भी वेजेस का हिस्सा मानी जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। ये लिमिट है टोटल वेजेस का 15%। अगर सुविधाओं की वैल्यू 15% तक है तो वो वेजेस में जुड़ जाएंगी। ये नियम ट्रांसपेरेंसी लाता है और इंश्योर करता है कि कम से कम 85% वेतन एम्प्लॉय को कैश या बैंक ट्रांसफर के जरिए मिले, ताकि उसकी लिक्विडिटी बनी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि एम्प्लॉयर्स और कंपनीज पर इसका क्या असर पड़ेगा। नवंबर 21, 2025 की डेडलाइन के साथ कंपनीज के लिए ये वक्त है कंप्लायंस ऑडिट का। जिन कंपनीज में सैलरी स्ट्रक्चर्स अलाउंसेस पर हैवी थे, उन्हें अब रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उन्हें अपनी पेरोल सॉफ्टवेयर अपडेट करनी होगी ताकि वो इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हैंडल कर सके। वर्कर की डेफिनेशन भी इस वेज लिमिट से जुड़ी है। अगर किसी सुपरवाइजर की वेज इस कैलकुलेशन के बाद एक निर्धारित लिमिट से ऊपर चली जाती है तो वो वर्कर की कैटेगरी से बाहर हो सकता है, जिसका असर उसकी जॉब सिक्योरिटी और यूनियन राइट्स पर पड़ेगा। ग्रेचुइटी के नियम में भी एक बड़ा बदलाव आया है, खासकर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए। पहले ग्रेचुइटी पाने के लिए 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस जरूरी होती थी, लेकिन अब सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल की सर्विस के बाद ही प्रो राटा बेसिस पर ग्रेचुइटी मिलने का हक होगा। ये उन लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और अक्सर 5 साल पूरे न होने की वजह से अपने हक से वंचित रह जाते थे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, वेजेस की ये नई परिभाषा सिर्फ एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है एक एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन मॉडल से एक राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क की तरफ। पहले जहां एम्प्लॉयर्स के पास सैलरी स्ट्रक्चर को मोल्ड करने की आजादी थी ताकि वो लायबिलिटी कम कर सकें, अब वहां एक फ्लोर सेट कर दिया गया है। 50% रूल एक सुरक्षा कवच है जो सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आपके भविष्य के लिए मैंडेटरी तौर पर बचाया जाए। इस पूरे बदलाव का कोल मैसेज यही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। सरकार चाहती है कि भारत का हर एम्प्लॉय, चाहे वो फैक्ट्री में हो या एसी ऑफिस में, जब रिटायर हो तो उसके पास एक सम्मानजनक कॉर्पस हो। ये नियम कंपनीज को मजबूर करेगा कि वो कंपेंसेशन को लेकर पारदर्शी रहें। हाँ, बदलाव हमेशा थोड़ा कठिन लगता है। टेक होम सैलरी में कमी शुरू में शायद चुभे, लेकिन जब आप कंपाउंडिंग पावर के साथ अपने बढ़े हुए पीएफ और ग्रेचुइटी को देखेंगे तो आपको इस नियम की असली ताकत समझ में आएगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि नवंबर 21, 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एक ऐसे दौर की जहां कानून आपकी जेब और आपके भविष्य दोनों की चिंता करता है। एक एम्प्लॉय के तौर पर आपका जागरूक होना जरूरी है। अपनी नई सैलरी स्लिप को ध्यान से देखें, समझें कि आपका बेसिक और अलाउंसेस का रेशियो क्या है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो ये समय प्रोएक्टिव होने का है, ताकि आप न सिर्फ कानून का पालन करें बल्कि अपने एम्प्लॉयज का विश्वास भी जीत सके, क्योंकि अंततः एक सुरक्षित और खुशहाल वर्कफोर्स ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। ये नए लेबर कोड्स उसी नींव को और मजबूत बनाने का एक प्रयास है। इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अपने कोलीग्स और दोस्तों के साथ चर्चा करें, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें सशक्त बनाती है।